स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि साम्यावस्था है। तो इस चैप्टर से टोटल आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो आएगा वो 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आपको इस प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं, उनके आंसर। 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो है 20। तो 20 क्वेश्चन एक वीडियो में यदि मैं लेकर आऊँगी तो आप लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। बाद के 10 क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस तरह के वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है स्पीसीज H2O HCO3 माइनस आयन HSO4 माइनस आयन और NH3 के लिए ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक के लिए संयुग्मी अम्ल और क्षार आपको बताना है। तो संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होते हैं? ऐसे युग्म होते हैं जिसमें एक प्रोटॉन यानी एक H+ आयन का अंतर होता है। तो H2O के लिए संयुग्मी अम्ल होगा H3O+ और संयुग्मी क्षार होगा OH-। दोनों में देखिए आप एक प्रोटॉन का अंतर है, तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन आसानी से दे दे। यहाँ पर H3O+ को देखेंगे आप लोग तो H+ आयन आसानी से दे पाएगा, जबकि OH- आयन एक अम्ल आसानी से एक H+ आयन यानी प्रोटॉन आसानी से ले पाएगा, इसलिए इसे अपन संयुग्मी क्षार कहेंगे। इसी प्रकार से HCO3- के लिए H2CO3 अम्ल होगा संयुग्मी और CO3-2 आयन जो होगा वो होगा क्षार। इसी प्रकार HSO4- के लिए H2SO4 संयुग्मी अम्ल होगा, जबकि SO4-2 संयुग्मी क्षार होगा। इसी प्रकार से NH3 के लिए NH4 अमोनियम आयन जो होगा वो संयुग्मी अम्ल होगा, जबकि NH2- जो होगा वो संयुग्मी क्षार होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेय पदार्थ के नमूनों में H+ आयन की सांद्रता दी हुई है। कितनी दी हुई है? 4 × 10⁻³ m। तो इसका pH ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या दिया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है 4 × 10⁻³ m। अब हम pH जानते हैं क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन -log H+ आयन। अब -log H+ आयन की जो वैल्यू दी हुई है वो आप रख के यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। ध्यान से समझ के करिएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आंसर आएगा pH का मान 2.398। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। तो प्राकृतिक गैस यानी मीथेन से हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त की जा रही है। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है, तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक लिखना है। तो Kp बराबर हो जाएगा आप लोगों का PCO2, मतलब प्रोडक्ट्स हमेशा जब Kp का मान लिखने आएगा तो प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर लिखे जाएंगे और जो रिएक्टेंट है वो बटे के नीचे लिखे जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी रिएक्शन के लिए। तो Kp का मान PCO2 × PH2⁻³ 3 क्यों लगा है? देखिए रिएक्शन में H2 के 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, इसीलिए H2⁻³ लगा हुआ है बटे PCH4 × PH2O। अब इसके बाद अगला है, Kp एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि दाब बढ़ा दिया जाए? तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा? लीसा-तेलिय सिद्धांत के अनुसार साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा, मतलब इस ओर रिएक्शन तेजी से बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर
क्या होगा, चूंकि अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है अतः अग्र दिशा में विस्थापित होगा। इसी प्रकार से उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए तो हम जानते हैं उत्प्रेरक साम्यावस्था को नहीं बदलता, लेकिन साम्यावस्था शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साम्य। एक साम्य मिश्रण दिया हुआ है जिसमें H2 + CO क्रिया करके H3O बना रहे हैं। इस पर प्रभाव बताना है। यदि हम मिश्रण में मतलब इस अभिक्रिया में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाल दें तो साम्यावस्था में क्या होता है, जितने अभिक्रिया कारक होते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद होते हैं। अब हमने अभिक्रिया कारक की मात्रा यानी H2 की मात्रा बढ़ा दी तो सीधी सी बात है अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि H3O का उत्पादन आपको बढ़ाना है। तो साम्य किस दिशा में विस्थापित हो जाएगा? अग्र दिशा में। इसी प्रकार से H3OH मिलाने पर अब ऊपर से हमने H3OH डाल दिया है, मतलब H3OH तो बन ही रहा था लेकिन ऊपर से आपने डाल दिया तो H3OH की मात्रा बढ़ गई। अब इसकी मात्रा किसके बराबर होनी चाहिए? रिएक्टेंट की मात्रा के बराबर होनी चाहिए। तो ये टूट करके रिएक्टेंट बनाने लग जाएगा, मतलब अभिक्रिया किस ओर विस्थापित हो जाएगी? पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अब हम क्या करें कि अभिक्रिया मिश्रण में से CO बाहर निकाल लें, हटा लें। अब CO बाहर निकाल लें तो मतलब रिएक्टेंट की मात्रा कम हो गई, प्रोडक्ट ज्यादा है। अब दोनों को बराबर करना है तो प्रोडक्ट टूटने लगेगा और अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होने लग जाएगी। इसी प्रकार से CH3OH को हटा लें, यदि हम इसको निकाल लें तो साम्यावस्था दी हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक बराबर होंगे। अब CH3OH को निकाल लिया, प्रोडक्ट हट गए तो रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे, यानी अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को शुद्ध जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है। इस विलयन का pH मान क्या होगा? तो हम क्या देख रहे हैं, 500 मिलीलीटर में NaOH की मात्रा कितनी है? 4 ग्राम है। तो 1 मिलीलीटर में कितनी हो जाएगी? 4/500। इसी प्रकार से 1000 मिलीलीटर में कितनी हो जाएगी? 4/500 गुणित 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 ग्राम। तो 1000 मिलीलीटर में NaOH की मात्रा हो गई 8 ग्राम, यानी कि NaOH की सांद्रता कितनी दी हुई है? 8 ग्राम प्रति लीटर। अब NaOH की आप मोलरता फाइंड करेंगे तो मोलरता बराबर क्या होता है? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे अणुभार। सांद्रता कितनी आई आपकी? 8 और अणुभार कितना है? 40। तो मोलरता कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। अब देखिए NaOH में OH हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होगी? 0.2। इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻⁻² ग्राम आयन प्रति लीटर। अब हम क्या जानते हैं, विलेटा गुणनफल Kw का मान क्या होता है? H+ इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अब यदि आप इससे H+ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो OH माइनस को आप बटे में डाल देंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻14/10⁻², इसका सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻12 ग्राम आयन प्रति लीटर। अब हम क्या जानते हैं, pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या आया आपका? 10⁻12, तो माइनस लॉग 10⁻12। तो pH सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार युग्म क्या है? अम्ल क्षार युग्म क्या है? अम्ल क्षारक का वह युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, ऐसा अम्ल क्षार युग्म जो प्रोटॉन विनिमय द्वारा बनता है अम्ल क्षार संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। मतलब एक प्रोटॉन का अंतर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, HNO2 में से एक H+ आयन आप हटा देंगे। HNO2 क्या है? अम्ल है, क्योंकि H+ आयन दे सकता है, और इससे एक प्रोटॉन आप H+ आयन हटा दिए तो क्या बन गया? NO2-, तो ये इसका संयुग्मी क्षार होगा। इसी प्रकार से CN- एक H+ आयन ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह है बेस, और इसका संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा? HCN। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल क्षार युग्म को परिभाषित कीजिए। पहला है अर्हीनियस की अवधारणा, दूसरा है ब्रॉन्स्टन-लॉरी की अवधारणा और तीसरा है लुईस की अवधारणा। तो अर्हीनियस की अवधारणा क्या होती है? जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl विलयन में H+ आयन देता है तो ये अम्ल होता है। अब जो H+ आयन होता है वो विलयन में स्वतंत्र नहीं रह पाता, इसलिए वो H2O से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, बना लेता है। तो ऐसे सारे
पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं या बनाते हैं अम्ल कहलाते हैं, जबकि क्षार क्या होगा, जो विलयन में OH माइनस आयन देंगे। जैसे NaOH क्या करेगा, विलयन में OH माइनस आयन देगा तो ये कहलाएगा अरीनियस के अनुसार क्षार। अब ब्रॉन्स्टन-लॉरी अवधारणा क्या कहती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं, जो प्रोटॉन दे सकते हैं। जैसे HCl H+ आयन यानी कि प्रोटॉन दे सकता है तो ये अम्ल है, जबकि क्षार क्या है, वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर H2O क्या है, प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है तो ये क्षार कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लुईस की अवधारणा। लुईस अम्ल क्या होते हैं, वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर सकते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे H+ आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना हुआ है, H+ आयन बना हुआ है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H+ आयन बन गया। अब इसमें आपको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आप इसको देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी सारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। जबकि लुईस क्षार क्या होते हैं, वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान दे सकते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे कि OH-, F-, ये सब लुईस क्षार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, जबकि सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जितना ज्यादा तनु होगा उसमें आयनन उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ, और सांद्रता जितनी ज्यादा होगी आयनन उतना ही कम होगा। इसका गणितीय रूप इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा व्युत्क्रमानुपाती होगा √1/c के। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा, और सी क्या है, सांद्रता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच स्केल से आप क्या समझते हो, क्या किसी विलयन का पीएच 0 से कम या 14 से ज्यादा हो सकता है, उचित कारण देते हुए उत्तर देना है। तो पीएच स्केल क्या है, वैज्ञानिक सोरेनसन ने पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को समझाने के लिए एक पैरामीटर या स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 0 से 14 तक के अंक होते हैं। इसके लिए 7 न्यूट्रल होता है। 7 से 0 तक की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे अपन 7 से 0 की ओर जाएंगे अम्लीय प्रबलता का मान बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से 0 से 14 के बीच क्षार होते हैं, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर बढ़ते जाएंगे क्षारीयता का मान भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है, क्या किसी विलयन का पीएच 0 से कम और 14 से ज्यादा हो सकता है, कारण देते हुए उत्तर देना है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। अब हमारा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है, PbI2 के लिए विलेयता तथा विलेयता गुणांक के मध्य संबंध उत्पन्न करना है। तो PbI2 जो है वो Ab2 टाइप का यौगिक है। Ab2 टाइप का यौगिक के लिए अपन आयनन देखते हैं। यहाँ पर PbI2 का एग्जाम्पल लेते हैं तो Pb धन 2 आयन बनेगा और 2 आयोडाइड आयन्स बनेंगे। तो ये PbI2 सॉल्यूबल होगा, Pb भी सॉल्यूबल हो गए, 2 आयोडीन आयन है इसलिए यहाँ पर 2s लिखा हुआ है। अब Ksp का मान क्या होता है, ये होता है, अपन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो Ksp बराबर हो जाएगा 4s⁻³ तो ये था PbI2 के लिए विलेयता तथा विलेयता गुणनफल के मध्य संबंध। यहाँ पर S है विलेयता और Ksp है विलेयता गुणनफल। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।